हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा, गवर्नमेंट MLS PG कॉलेज सीपत। और आज हम लोग द इन्फ्लेशन गैप का अध्ययन करेंगे। इन्फ्लेशन गैप मीन्स स्फीति अंतराल। ठीक है, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इन्फ्लेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट है उसको कीन्स ने दिया, और कीन्स ने अपना ये कॉन्सेप्ट हाउ टू पे फॉर दी वार नाम का उनका एक आर्टिकल था जिसका पब्लिकेशन 1940 में हुआ। उसमें उन्होंने इसको दिया। इस कॉन्सेप्ट के लिए वो जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को आधार मानकर चलते हैं। ठीक है, परंतु उसके पहले उनकी एक बुक द जनरल थ्योरी इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका पब्लिकेशन 1936 में हुआ था, और उसमें उन्होंने मुद्रा संबंधी, इन्फ्लेशन संबंधी अपने जो विचार और सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था में अर्ध रोजगार संतुलन को आधार मान करके अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, और ये उनका यह जो बुक है उसने पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी थी। ठीक है, इसलिए हम इसको केन्सियन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन्फ्लेशन गैप क्या है। ठीक, इन्फ्लेशन गैप कीन्स के अनुसार से द इन्फ्लेशन गैप इज द एक्सेस ऑफ प्लानड एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस विद द आउटपुट अवेलेबल एट प्री इन्फ्लेशन आर बेसिक प्राइसेस। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्फीति अंतराल योजनाबद्ध व्यय का वह अधिक्य है जो स्फीति पूर्व या आधार प्राइस पर या आधार कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन से बढ़ जाता है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन गैप कहते हैं। उसी तरीके से लिप्से ने भी अपनी परिभाषा में यही चीज़ बताया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पर, ठीक है, जो डिमांड, जो कुल एग्रीगेट आपका उत्पादन है, ठीक है, उसकी तुलना में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना जो है क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन गैप कहलाता है। ठीक है, परंतु जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो इन्फ्लेशन का मुख्य कारण पूर्ण रोजगार दिए होने पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को मानते हैं। ठीक है, इसके विपरीत कीन्स जो है पूर्ण रोजगार के स्तर पर आय की तुलना में व्यय की बढ़ना या व्यय का अधिक होना को इन्फ्लेशन का मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अधिक हो जाता है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जितना अधिक होता है उतना ही अधिक आपका इन्फ्लेशन गैप होगा। ठीक है, और उतना ही अधिक तेज जो है आपका स्फीति होगी। ठीक है, अतः स्थिर आफत बचत प्रवृत्ति दी होने पर मुद्रा आय बढ़ने से सप्लाई की तुलना में डिमांड में जितनी अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन गैप कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मुद्रा आय में वृद्धि होती है तो सप्लाई की तुलना में जो डिमांड में एक्सेस वृद्धि होती है, ठीक है, या अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसके बीच के डिफरेंस, ठीक है, अर्थात सप्लाई और जो डिमांड की वृद्धि के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन गैप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इन्फ्लेशन गैप का कॉन्सेप्ट रहा है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है और जिसमें GNP एट मार्केट प्राइस 250 करोड़, टैक्स 50 करोड़, डिस्पोजेबल इनकम 190, GNP एट प्री इन्फ्लेशन प्राइस 200 करोड़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 80 करोड़, और आउटपुट एंड कंजप्शन एट प्री इन्फ्लेशन प्राइस 120 करोड़। ठीक है, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि GNP एट मार्केट प्राइस जो 250 करोड़ है उसमें से 50 करोड़ जो है गवर्नमेंट टैक्स कर देती है। ठीक है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम के रूप में कितना बचता है, 190 करोड़ बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो GNP एट प्री इन्फ्लेशन प्राइस है जो 200 करोड़ है, उसमें से गवर्नमेंट जो है 80 करोड़ जो है एक्सपेंडिचर कर देती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग के लिए, उत्पादन के जो उपभोग के लिए 120 करोड़ रुपीस बचता है। ठीक है, अर्थात हम इन्फ्लेशन गैप का कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो 190 माइनस 120 इक्वल टू 70 करोड़ हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशन गैप के रूप में बचता है शेष। ठीक है, और ये जो 70 करोड़ है वो क्या कहलाता है, हमारा इन्फ्लेशन गैप कहलाता है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जो टोटल डिस्पोजेबल इनकम है 190, इसमें ये जो है पूर्ण रूप से खर्च नहीं होती है।
ठीक है, और इसका कुछ परसेंटेज अर्थात 20% बचा लिया जाता है, ठीक है, बच जाता है, अर्थात 38 करोड़ रुपीज़ बच जाता है। तो आपका रियल जो इन्फ्लेशन गैप है वो जो है कितना हो जाता है, 32 करोड़ रुपीज़ हो जाता है, अर्थात ये जो 70 करोड़ रुपीज़ की तुलना में वह 32 करोड़ रुपीज़ आपका रियल इन्फ्लेशन गैप होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यह ओ एक्स अक्ष पर नेशनल इनकम और वाई अक्ष पर एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड को दर्शाया गया है, ठीक है। ए एस एग्रीगेट सप्लाई करवा और ए डी जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व को व्यक्त करता है, जो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का योग है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए एफ और ए डी एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर आय का संतुलित स्तर OY1 निर्धारित होता है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में यह जो आय का स्तर OY1 है वह आय स्तर OYF से अधिक है, ठीक है, अर्थात OYF जो है आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति में आय का स्तर है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में हमारे पास जो डिमांड है वो कितना थी, ठीक है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में हमारे पास डिमांड YFA के बराबर हमारा डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई जो है YFB के बराबर होता है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड AB एक्सेस होता है, ठीक है। और ये जो AB एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है यह हमारे इन्फ्लेशन गैप को व्यक्त करता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो एक्सेस जो डिमांड है वह अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव लाता है, ठीक है, जो समस्त मांग के बढ़ने के कारण या वृद्धि होने के कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन गैप का कॉन्सेप्ट हो गया, जो एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जिसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है वो क्या कहलाता है, आपका इन्फ्लेशन गैप कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हाउ टू कैन इन्फ्लेशन गैप विल बी पेड आउट, अर्थात हम जो है स्फीति अंतराल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सेविंग में वृद्धि कर सकते हैं, अर्थात बचत में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा उसकी कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, कर की दरों में वृद्धि कर सकते हैं और जो व्यय है उसमें कमी कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है मॉनेटरी पॉलिसी का भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन 4 तरीक़ों से इन्फ्लेशन गैप को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। परंतु मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में आपके केन्स जो है एक मत नहीं थे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को केन्स जो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप के लिए। तो ये क्रिटिसिज्म यहाँ पर इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस अप टू फिक्सेबल, ठीक है। और दूसरा जो है ओनली कमोडिटी मार्केट, यह सिद्धांत जो है केवल वस्तु मार्केट पर आधारित है और साधन बाजार की उपेक्षा करता है, ठीक है। स्थैतिक विश्लेषण, अर्थात इसमें प्रायोगिक, जबकि स्थैतिक विश्लेषण पर यह सिद्धांत आधारित है, जबकि आपका जो स्फीति होती है वह प्रायोगिक होती है, ठीक है। और मल्टीपल टेक्निक, अर्थात इसमें गुणक तकनीक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फ्लो एजप्शंस, इस सिद्धांत में फ्लो अर्थात आय व्यय मतलब बचत, इस संबंधों से यह सिद्धांत क्या है, आधारित है। इस तरीके से इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, ठीक है। इम्पोर्टेंस, इस सिद्धांत की इतनी आलोचना के बाद में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड है, अर्थात यह व्यक्त करता है कि इन्फ्लेशन गैप जो है मुद्रा की पूर्ति की वजह से नहीं आता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है समग्र जो मांग है उसको कम करने का सजेशन देता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इन्फ्लेशन गैप को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है आपका इन्फ्लेशन गैप का थ्योरी रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।